गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पदबोधनम चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें हम विकारजनक तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हम वचन, पुरुष और लिंग के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। देखिए बच्चों, विशेषण और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम जितने भी शब्द होते हैं उनके बारे में हमें या उनकी विशेषता जो बताए। जैसे संज्ञा शब्द हो गया राम। अब राम की विशेषता क्या है? जैसे सुंदर है। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे पीत, विशाल, सरल, उच्च आदि विशेषण पद है। देखिए पीत मतलब पीला, विशाल मतलब बड़ा, सरल मतलब आसान, उच्च मतलब ऊंचा आदि क्या है? विशेषण पद है। पीतम वस्त्रम में वस्त्रम विशेष्य पद है। पीतम वस्त्रम, अब देखिए पीतम तो क्या हो गया? विशेषण। लेकिन ये पीला वस्त्र, पीतम वस्त्र का मतलब होता है पीला वस्त्र, तो ये वस्त्र क्या है? विशेष्य है। क्यों? क्योंकि पीले की वस्त्र की विशेषता क्या है? पीला। तो यहाँ पर पीतम वस्त्र में वस्त्रम विशेष्य पद है। विशालय विद्यालय में विद्यालय विशेष्य पद है। विशालय का मतलब हो गया बड़ा, विशालय का मतलब हो गया बड़ा, और विद्यालय का हो गया विशेष। यानी विद्यालय की विशेषता क्या है? विशालय, वह बड़ा है। सरल हृदय में हृदय विशेष्य पद है। उच्च पदई, उसमें पद विशेष्य है। क्यों? क्योंकि जो विशेषता, जिस विशेषता की विशेषता बताते हैं या जो शब्द विशेषता को प्रकट करते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। तो उच्च पद में देखिए पद विशेष्य है। क्यों? क्योंकि उच्च बड़ा शब्द है, ये विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता है वो पद के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। जो लिंग तथा वचन विशेष्य का होता है वही लिंग तथा वचन विशेषण का होता है। जैसे मधुर, स्वर, मधुरा भाषा, मधुरम फलम। यानी कि जो लिंग और वचन विशेष्य के होते हैं वही लिंग और वचन विशेषण के होते हैं। अब आता है कारक। देखिए बच्चों, कारक क्या होता है? वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि हमने कोई वाक्य बनाया, लेकिन उस वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है वे कारक पद कहलाते हैं। क्रिया का संपादन करने वाला अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया के फल का जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। यानी कि क्रिया का मतलब हो गया कार्य का होना, कार्य के होने का फल जिस पर पड़े, यानी कार्य किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या जिसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसका फल सीधा सीधा जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है। जैसे राम विद्यालय जाता है, विद्यालय कौन जाता है? राम जाता है। क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम की सहायता से क्रिया की जा रही है, यानी कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर राम क्या होगा? करण कारक है। जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे सीता फल खा रही है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, कार्य किसके लिए किया गया है? सीता गीता से बात कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्रिया जिससे अलग हो उसे अपादान कारक होता है तथा क्रिया के आधार पर अधिकरण कारक कहते हैं, या क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। संबंध को संबंध कहा जाता है। यानी संबंध, भाई बहन, जिस प्रकार के भी संबंध होते हैं उसको संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कहा जाता है, कारक नहीं।
संबोधन को संबोधन कहते हैं, यह कारक नहीं होता है। संबोधन का मतलब होता है अरे इधर आना, ओह ये क्या हो गया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबोधन करने वाले शब्द होते हैं, ये कारक में नहीं आते हैं। अतः संस्कृत में 6 कारक हैं। बच्चों ये वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखकर समझना है, अपनी नोटबुक में नहीं करना है। धन्यवाद।